हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व क्या है और एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करने का मेथड क्या है। फिर हम लोग एक फार्मूला के बारे में देखेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम लोग पर्टिकुलर किसी भी स्पॉट का एरिया फाइंड कर सकते हैं कर्व के अंदर। ठीक है, कंप्लीट कर्व का नहीं, हम लोग अगर किसी स्पेसिफिक एरिया का कर्व फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसका भी एरिया अंडर द कर्व मतलब उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी सिंगल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास जब कोई भी ग्राफ प्लाट होता है तो हमारे पास दो टाइप की वैल्यूज आ जाती हैं। एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू, एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू। अब एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है? एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये है कि हमारे पास उन वैल्यूज़ को इस तरीके के साथ मर्ज किया जाता है कि हमारे पास जो है ना एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू आ जाती है जो कि उस कंप्लीट एरिया को डिनोट करती है। ठीक है, ये हम लोग आगे चल के देखते हैं कि कैसे हम लोग एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला है, जॉइंट फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन भी देखेंगे हम लोग उसमें। और उसमें हम लोग देखेंगे एंड पे कि क्या सिनेरियो है कि जिसमें एक मतलब एक हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें एक डेटा साइंटिस्ट है सारा जो कि यूज़ करती है एरिया अंडर द कर्व के कॉन्सेप्ट को और एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जो कि उनकी कंपनी के रिगार्डिंग थी अबाउट दी एड्स डिस्प्ले ऑन अ सोशल नेटवर्क्स वेबसाइट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा होगा एक्सप्लेनेशन सेक्शन, और जिसमें हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड होता है। ये सेक्शन जो है हमारा ये पेपर वर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलते हैं मेरी शीट पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग एरिया अंडर द कर्व को फाइंड कर सकते हैं और एरिया अंडर द कर्व की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। हाँ, तो ये आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा होगा एक्सप्लेनेशन सेक्शन। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो एरिया अंडर द कर्व है। बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता क्या है? एरिया अंडर द कर्व से मुराद ये है कोई भी हमारे पास ग्राफ होता है जो फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 4 को, और यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लाट कर देते हैं कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब ये 4 पे एक लाइन खींच लिया हमने क्योंकि ये 4 थ्रू आउट दी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ये सेम रहेगा। अब इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं 2 तक हम लोग इसका एक सेक्शन बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक सेक्शन बना लिया इसका, और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को ये जो इसके एरिया के अंदर वैल्यू लाई करती है वो चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4 वैल्यूज़ जो हैं वो एफ ऑफ एक्स की हैं जो ये फंक्शन है हमारे पास, या वाई की हैं, और यहाँ पर 1 2 3 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास इसकी किसकी हैं, या 2 वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो एक्स की हैं। अब इस तरह इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो सिंगल वैल्यू सोल्यूशन वो होता है हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व का। अभी हम लोग देखते हैं कि एरिया अंडर दी कर्व कैसे फाइंड आउट होता है। एरिया अंडर दी कर्व होता है वो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आती है, 2 आती है जी। 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और इसकी हाइट जो ये वैल्यू है इस पर क्या आती है, 4 आती है जी। 4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब देखें इस सेक्शन के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट वैल्यू आ चुकी है जो कि है 8। ठीक है, हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, वो आ जाती है हमारे पास ही एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये सही तो नहीं बना लेकिन ऐसा ही होता है वो भी। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका क्या मेथड होगा, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग के इसके हम लोग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से, यूँ। ठीक है, अब इन रेक्टेंगल्स को एवेलुएट करने का हमारे पास दो तरीके हैं इनको एवेलुएट करने के। फर्स्ट जो मेथड हमारे पास आता है, हम अगर ओवर एस्टिमेशन के केस में लें, ये मशीन लर्निंग में आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओवर एस्टिमेशन, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ ओवरव्यू के तौर पे कि ओवर एस्टिमेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इनको यहाँ से एस्टिमेट कर लिया, ये देखें ये हमारे पास लाइन से ऊपर हो चुका है, यानी वैल्यू इसकी कम थी लेकिन हमने ये ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया। और हम लोग एक और पेन से अंडर एस्टिमेशन देख लेते हैं, ये ये ये
और ये। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास जो है ये अंडर एस्टिमेशन आ जाती है, यानी वैल्यू इसकी ज़्यादा थी लेकिन हमने इसे कम एस्टिमेट कर लिया। अब ये देखें, इसकी ये वैल्यू एस्टिमेट की है जबकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये थी, तो ये अंडर एस्टिमेशन आ जाता है। ठीक है, यानी जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए तो आपने समझ जाना है, यानी ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन की बात जब भी है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ओवर एस्टिमेशन क्या है और अंडर एस्टिमेशन क्या है। अब देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल हम किसी भी इंस्टेंस पर अगर इसके किसी भी एक रेक्टेंगल के लिए हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, एरिया इक्वल्स, ये फार्मूला होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, यानी वाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ आई। ठीक है, ये डेल्टा यूज़ किया जाता है लेकिन एक्स ऑफ आई हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर मेजॉरिटी। अब एक्स ऑफ आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स ऑफ आई वैल्यू होती है ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू थी ना 2, यहाँ पर हम लोग इस बड़े रेक्टेंगल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आई थी 6, और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आई है वो जो वाई की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाती है जी, क्या ये भी 6 आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर हम लोग अगर इसको मतलब इस तरह से करें तो ये 1/2 3/2 यानी इस तरह से इसकी एवेल्युएशन बनती है। ये आप लोग बाकी है कि इसकी एवेल्युएशन डेरिवेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ये इतना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका आपको एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि आता है, हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है फॉर एग्जांपल जो कुछ इस तरह से है। ठीक है, वो इस तरह से है कि यूँ आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी पॉजिटिव और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को जब ऐड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो आउटपुट आए वो इक्वल टू जीरो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमारे पास जीरो आ जाती है वैल्यू तो बहुत सारे लोग पजल हो जाते हैं कि यार इसका तो हमारे पास इंटीग्रल ही जीरो आ गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इस पर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करती है। अब हमने एक रेक्टेंगल के लिए देखा, फॉर वन रेक्टेंगल इक्वल टू हमारे पास डेल एक्स आई जो करंट उस यानी रेक्टेंगल के एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है उस रेक्टेंगल के लिए, टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई, यानी एफ ऑफ एक्स यानी वाई की जो वैल्यू है करंट उस रेक्टेंगल को पॉइंट कर रही है ये वाली। ठीक है, या हम लोग इसे कर सकते हैं और लिख रहा हूँ, ये और के लिए सिंबल है वाई ऑफ आई। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं, अब ये पूरा एरिया है हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब हमने अगर इस पूरे एरिया के लिए फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फॉर होल इक्वल्स, ये हमारे पास होता है समीशन ऑफ आई करंटली इक्वल्स 1। जाहिर सी बात है ये हमारे पास रेक्टेंगल अभी तो 6 हैं, यानी हम यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास n रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, हमें नहीं पता वो कितने हो सकता है, वो 1000 हो सकता है वो 10,000 हो, तो हम यहाँ पर n लिख लेते हैं। ठीक है, n अभी हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, डेल एक्स ऑफ आई टाइम्स एफ एक्स ऑफ आई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब हम लोग इस पर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो n है ये रीच कर जाता है इन्फिनिटी को। ठीक है, मतलब इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट हो जाता है ये। तब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी हमारे पास n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एफ ऑफ एक्स के लिए अगर फाइंड करें तो ये a रख लेते हैं और ये हम लोग b रख लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास a और b है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यानी कि ये एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का इंटीग्रल्स को। क्या था हमारे पास, जब तक n 6 था 7 था 8 था तब तक वो ईजी था इसको रिप्रेजेंट करना, लेकिन जो ही ये चला गया किस पे, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जो ही n इन्फिनिटी पे गया या उस मतलब इनफाइनाइट हो गया तो हमारे पास इसको एज सच मतलब इन सेगमेंट्स के फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, तो हमने इसका इंटीग्रल ले लिया कि जिसमें हमने बताया कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने a और b अपने से मतलब लिमिट सेट कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे और इस a और b को कैसे एवेलुएट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, मतलब ये जो हमने फॉर्मूला लिया ना इन्फिनिटी वाला, इसी कॉन्सेप्ट को इस पर भी अप्लाई करते हैं और इस पर भी अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले करते हैं किसके लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 4। ठीक है, अब इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या थी, ये लिमिट इसकी क्या थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं
हमारे पास x के लिए क्या मतलब लिमिट थी, क्योंकि ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है और ये जो है ये डिपेंडेंट होता है। तो हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट जो था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 2। ठीक है, ये याद रखना आपने, उसकी वैल्यू 2 थी, 0 से लेकर 2 तक उसकी वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, ये अब इसका लोअर बाउंड क्या था, वैल्यू शुरू कहाँ से होती थी, 0 से, और एंड कहाँ पे होती थी, 2 पे, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ठीक है, 0 to 2, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है, 4 डी ऑफ एक्स। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जो कि बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल, फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग कि जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि किस तरह हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, इसमें ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि अगर किसी चीज़ पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है और उस पर डेरिवेशन भी अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो फंक्शन एज इट इज़ रिटर्न होगा, उस पर इंटीग्रेशन का कोई भी रूल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन में अगर डेरिवेशन में आता है 4d ऑफ एक्स, ठीक है, हम लोग डेरिवेशन में नॉर्मल देख लेते हैं 4d ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। 4d ऑफ एक्स में ये होता है कि हमारे पास 4, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1d ऑफ एक्स। अब 1d ऑफ एक्स के लिए हम लोग आप लोगों को पता है ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, x आ जाती है हमारे पास 4 इंटू एक्स, यहाँ पर 4x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब 4x आएगा जो ही हमारे पास, अब इसके ऊपर हम लोग ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये लिमिट्स अप्लाई कैसे करेंगे, ये देखें, अब ये 0 और 2 है, अब इसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 4 इन ब्रैकेट 2, क्योंकि ये अपर बाउंड पहले आता है, माइनस 4 इन ब्रैकेट 0, 4 टाइम 2 इक्वल टू 8 माइनस 0, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 8। ठीक है, और आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो भी आई थी 8। तो हमने इसको ये इस फाउंडेशनल प्रिंसिपल से भी इसको प्रूव कर दिया। अब फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या होता है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, डेरिवेटिव पे, तो वो एज इट इज़ आएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास यहाँ पर, तो इसका अब जब एफ प्राइम ऑफ एक्स है, यहाँ पर डेरिवेशन अप्लाई हो रही है एफ पे, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये हमारे पास ये होगा कि ये ए और बी जो है ये इस पे ऊपर अप्लाई होंगी, लेकिन किस तरह होंगी ये देख लेना आप लोग, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब ये जो फंक्शन है ना ये एज इट इज़ रहेगा, कोई भी इंटीग्रेशन का रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा। हम लोग आगे देखेंगे इंटीग्रेशन के रूल्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन के हम लोग सर्टन रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें आप लोगों को बताना था कि एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है। हम लोग देखते हैं एरिया अंडर दी कर्व की एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिनेरियो। अब सिनेरियो में क्या है, सिनेरियो में हमारे पास ये है कि हमारे पास एक डेटा साइंटिस्ट है जिसका नाम है सारा। अब उनके पास क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इसके पास प्रॉब्लम जो आई थी, प्रॉब्लम ये आई थी इसके पास कि सारा ने एक वेबसाइट थी जिसका नाम था सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, ठीक है, अब सारा ने क्या करना था, सारा ने सोशल नेटवर्क्स पर ऐड को एक प्रमोशनल ऐड था, कि मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब सी है तो आप लोग चलो एडजस्ट कर लेना। अब इसमें क्या है कि प्रमोशनल ऐड था, अब इन्होंने इस वेबसाइट पे चलाना था, किस पे, जो थी सोशल नेटवर्क। अब क्या था, सारा के लिए जो डिफ़िकल्टी थी वो ये थी कि सारा को ये फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऐसा टाइम है जब के कस्टमर इस वेबसाइट को ज़्यादा विजिट करते हैं, ताकि वो उसी टाइम अपना ऐड चला सकें और मतलब ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अब सारा ने क्या किया, अब सारा ने इनका मतलब डेली क्लिक्स वगैरह निकाले, कुछ मतलब फॉर एग्जांपल सारा ने इनका सारा डेली जो है ना वो निकाला, तकरीबन कंप्लीट का कंप्लीट सारा ने निकाल लिया, जो उनका डेटा था, जो कस्टमर्स आते थे, जो कस्टमर की इंट्रैक्शन थी। ठीक, अब क्या था, सारा ने, क्योंकि अब सारा ने ये होल डे के लिए था, अब सारा ने पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना था। अब सारा ने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व के मतलब उसको यूज़ किया, कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अब उसने क्या किया, उसने यहाँ पे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेक्टेंगल्स, अब उसने क्या किया, उसने रेक्टेंगल्स में इसको स्प्लिट कर लिया थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर दी कर्व। अब उसने क्या किया, जो ही इसको मतलब उसमें कर लिया इसने, फॉर एग्जांपल सारा ने एनालाइज़ किया इसको, मतलब 1 घंटे के लिए करना था, तो सारा ने एनालाइज़ किया इन सब रेक्टेंगल्स को। ठीक है, इन सब के सब रेक्टेंगल्स को एनालाइज़ किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल के लिए हमारे पास आई वैल्यू 3, इसके लिए आई 4, इसके लिए आई 5, इसके लिए आई 19, इसके लिए आई 7, इसके लिए आई 8, इसके लिए आई 11,
इसके लिए 15 और इसके लिए 10। अब सारा ने ये चीज़ देखी कि जो मतलब क्योंकि हमने इसमें भी देखा है, ये देख सकते हैं आप कि क्या था हमारे पास, ये वाला कंप्लीट एरिया था ना, इसके लिए एक सिंगल वैल्यू आई थी हमारे पास, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू आई थी हमारे पास, ये हम लोगों ने देखा था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर सारा के पास ये एक्स और वाई, यानी ये था हमारे पास टाइम, नहीं टाइम ये था हमारे पास, और ये थी यूज़र इंटरेक्शन, क्लिक्स वगैरह भी कह सकते हैं आप इसको, या विजिट वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। अब वो नंबर ऑफ़ यूज़र भी हो सकते हैं, टाइम टेकन बाय यूज़र भी, कुछ भी हो सकता है, क्लिक्स हो सकते हैं, इंप्रेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या था कि सारा ने देखा कि यहाँ पर वैल्यू 19 है इसके लिए, ठीक है। इस वैल्यू के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस रेक्टेंगल की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। अब क्या किया सारा ने, इस टाइम को चेकआउट किया कि ये कौन सा टाइम था जब वैल्यू सबसे ज़्यादा आ गई, यानी जब सबसे ज़्यादा कस्टमर्स ने इस वेबसाइट को विजिट किया है। अब हो सकता, अब ये आप पे डिपेंड करता है, अब ये सारा पे डिपेंड करता है कि अब क्योंकि अगर उनको 1 घंटा चाहिए था, दिन में किसी 1 घंटे में उन्होंने चलाना था, तो वो इस रेक्टेंगल को 1 घंटे पे सेट करेगी, मिनट 10 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे, जितने पे भी उसने सेट किया। अब सारा ने चेक किया, लेट्स सपोज कि ये जो टाइम था ये दिन के 12 बजे का टाइम था, ठीक है। अब सारा ने ये चीज़ एनालाइज़ की कि दिन के 12 बजे कस्टमर्स की इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स ने इसको विज़िट किया वेबसाइट को, या कस्टमर्स ने मतलब चेक किया। ये तो हमने एग्जांपल दिया, सबसे ज़्यादा तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल ली हुई है। अब क्या हुआ, सारा के पास एक इनसाइट आ गई कि हमारे पास जो मेजॉरिटी हमारे पास यूज़र थे, उन्होंने इस वेबसाइट को इस टाइम में विज़िट किया है, ठीक है। अब इस टाइम में विज़िट किया, तो ये चीज़ जब सारा को पता चली, तो सारा ने ईज़िली बता दिया कि मतलब ईज़िली इससे इनसाइट को ड्रा किया कि हम लोग अगर ऐड अपना 12 बजे, मतलब 12 से 1 के दरमियान, जी ठीक है, क्योंकि 12 से ऑनवर्ड है, तो 12 से 1 के मिड टाइम में अगर हम लोग अपने ऐड को रन करते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो कि कौन सी थी, सोशल नेटवर्क्स। उसने कहा कि हम अगर 12 बजे से 1 बजे तक सोशल नेटवर्क्स पर अपने इस ऐड को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास मेजॉरिटी चांसेस ये हैं कि हमारे पास जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारी वीडियो को देखेंगे, हमारे ऐड को देखेंगे और हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिनेरियो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे एक डेटा साइंटिस्ट ने एरिया अंडर द कर्व की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और ये थी हमारे पास चंद एग्जांपल्स कि जिनके थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मतलब कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा एरिया अंडर दी कर्व। हम लोगों ने देखा कि एरिया अंडर दी कर्व क्या है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन क्या है। हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन का बेसिकली पर्पस क्या है, मतलब क्या हम लोग इंटीग्रल अप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बाउंडेड एरिया में इंटीग्रेशन क्या होती है। फिर हम लोग इनकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे होती है, मतलब उसके रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल्स हैं जो इंटीग्रेशन में लगते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये समझ आ गई होगी कि एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड आउट होता है, और एरिया अंडर द कर्व की एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी रियल लाइफ में। आई होप कि इसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एरिया अंडर द कर्व क्या है, तो आप लोग उसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व क्या है। और ना सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बल्कि आप लोग अपनी रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज को मैप कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो आ जाता है आपकी लाइफ में आता है, तो आप उसे एरिया अंडर दी कर्व के कॉन्सेप्ट से मैप करके सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।